Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Now I am here to tell you about how to study chapter number 14 पार्ट 1 में मैंने आपको जो है सिनेप्सिस तक बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के इसमें आपने क्या कुछ याद करना है और क्या कुछ स्किप करना है। ठीक है, तो इसमें आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सारी की रीडिंग करनी है और जो एक्साइटेशन है इसके ये तीन स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये ऐसे क्यों में पूछ लेते होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और इनहिबिशन में डोपामाइन जो है मेनली वो इनहिबिशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इसके में जो है इसका डिफरेंस याद करना है। एक्साइटेशन और इनहिबिशन में क्या डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है कैल्शियम आयंस की, यहाँ पे ओपनिंग हो रही होती है क्लोराइड आयंस की, यहाँ पे एक ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक्साइटेशन के तौर पे ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और इनहिबिशन में डोपामाइन और गैबा ठीक है ये इस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपने मेन डिफरेंसेस जो हैं ये तीनों पॉइंट्स इनके वो आपने याद करने हैं। ठीक है, सारा याद नहीं करना, सिर्फ आपने मेन पॉइंट्स इस तरह से बना लेने हैं 3-4 वो आपने याद करने हैं। इनके जैसे कि इधर डिप्रेस्ड हो रही है कंडक्शन थ्रू द क्लोराइड आइंस। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कंडक्शन। ठीक है, क्लोराइड आइंस की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे सोडियम आइंस की ओपनिंग हो रही है। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं। देन हमारे पास टेबल आ जाता है 46.1। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली। ठीक है, इसमें आपने ये सारा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है और इसमें आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं और कॉज करते हैं मोस्ट एक्यूट रिस्पॉन्सेज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स भी हम इन्हें कहते हैं और इनके कॉज मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ये कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ जो है ये अच्छे तरीके से याद करना है और ये जो टेबल बना हुआ है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। देन आगे आ जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली अलॉन्ग ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में लिखा है, इसको अपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है न्यूरोपेप्टाइड्स स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स आर ग्रोथ फैक्टर्स। ये वाला जो टेबल है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो पूछ लेते होते हैं कौन कौन से हैं। तो ये आपको थायरोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, सोमेटोस्टेटिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से जो पिट्यूटरी पेप्टाइड्स हैं इनमें आपको 2-3 आपने याद रख लेने हैं। पेप्टाइड्स दैट एक्ट गट एंड ब्रेन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये शुरू वाला जो है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और नेक्स्ट पेज पे जो है ये इसके बारे में लिखा हुआ है उसको आपने जो इस तरह से फ्लो चार्ट में बना के लिख लेना है। उसके बाद फर्दर आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल इंपॉर्टेंट स्मॉल मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ भी बनता है, SCQ भी बनता है। ठीक है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है वो सिक्रीटेड होता है बाय द न्यूरॉन्स इन मैनी एरियाज ऑफ द नर्वस सिस्टम बट स्पेसिफिकली बाय द टर्मिनल्स ऑफ द लार्ज पैरामिडल सेल्स। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये पूछते होते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कहाँ से सक्रीट हो रहा होता है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, 5 पॉइंट्स। ठीक है, ये 6 वाला भी है, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन हैज़ अ एक्साइटेटरी इफेक्ट। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नोन एज इनहिबिटरी इफेक्ट एट सम पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स। कुछ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स जो हैं वहाँ पे इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, वैसे इनका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। ये सारा अपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन का आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन फोकस चला। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इनकी थोड़ी बहुत लोकेशन ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेयर इट एक्साइट्स सम ऑर्गन्स। ठीक है, बट इनहिबिट्स अदर, यानी कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो इनहिबिट्स कर देते हैं बाकी सबको, लेकिन एक्साइटेटरी इफेक्ट उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, देन डोपामाइन आ जाता है। डोपामाइन भी इसी तरह आपने याद रखना है कि ये सक्रीट होता है बाय द न्यूरॉन्स। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से ओरिजिनेट होता है और इसका मेन फंक्शन जो है वो भी क्या है, इनहिबिशन। ग्लाइसिन आ जाता है, इसका ये हमेशा एक्ट करती है एज एन इनहिबिटर। ये ऑलवेज का वर्ड जो है ये भी वो साथ लिख लेते हैं कि ऑलवेज एक्ट एज अ इनहिबिटर, ऑलवेज एक्ट एज अ एक्साइटेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज एक्ट करती है एज अ इनहिबिटर। उसके बाद आगे आ जाता है गाबा यानी कि गामा अमाइनोबुटाइरिक एसिड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम से, बेसल गैंग्लिया से, और ये हमेशा जो है कॉज करता है इनहिबिशन। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है ग्लूटामेट जो प्री सिम्पथेटिक टर्मिनल आपको पता होना चाहिए और ये हमेशा क्या कॉज करता है, ऑलवेज कॉजेज एक्साइटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है सेरोटोनिन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किधर से ओरिजिनेट हो रहा है और स्पेशली टू द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है,
ये यहाँ से सिक्रीट होता है और जो सेरोटोनिन है वो एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर ऑफ द पेन पाथवे। ठीक है, पेन पाथवे जो है वहाँ पे ज़्यादातर एक्ट कर रहा होता है इन द स्पाइनल कॉर्ड, और इनहिबिशन में इसका जो कॉज है एंड एन इनहिबिटर एक्शन एट द हायर रीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम पे भी इसका जो वो इनहिबिटर इफेक्ट होता है टू हेल्प कंट्रोल द मूड ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन के मूड पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद आगे जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो स्पेशली सिक्रीट होता है बाय द नर्व टर्मिनल एरियाज और रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म बिहेवियर मेमोरी के। MCQ में आता होता है कि कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन में जो है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लॉन्ग टर्म बिहेवियर एंड मेमोरी, तो वो कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये MCQ में ज़रूर पूछा होता है, उन्होंने अक्सर ही पूछा होता है। उसके बाद आपने ये याद रखना है अच्छे तरीके से, एसिटाइलकोलिन का फंक्शन याद रखना है, नॉरएपिनेफ्रिन का ये वाली लाइन आपने याद रखनी है, डोपामाइन की वाली याद रखनी है, ग्लाइसिन की आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलवेज इनहिबिटरी इफेक्ट है इसका जो है, ऑलवेज इनहिबिशन है इसका, ग्लूटामेट का जो है ऑलवेज एक्साइटेशन है, सेरोटोनिन का आपको पता होना चाहिए और नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं ये आपको अच्छे तरीके से MCQ के लिए पता होने चाहिए। उसके बाद न्यूरोपेप्टाइड्स, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसके बाद फर्स्ट और सेकंड इसकी 2 चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इनको अपने पॉइंट्स में जो है बना के लिख लेना एक दफ़ा रीड आउट करके, ये पैराग्राफ आपको यहाँ तक आना चाहिए अच्छी तरीके से, बाकी आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी आपने रीड कर लेने हैं। उस पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरल सोमा। ठीक है, न्यूरल सोमा, इसमें आपको ये जो मेरी पॉइंट्स में दिया हुआ है ये बस आपने वैल्यूज़ जो एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो BDS फर्स्ट ईयर है उसमें ये वाला टॉपिक जो है वो न्यूरोपेप्टाइड्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपने सिर्फ एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है MCQs के लिए। ठीक है, ये सारा आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है और ये डायग्राम देख लेनी है, इनकी वैल्यूज़ एक दफ़ा देख लेनी है और ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने मार्क कर लेने हैं और इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है ये आपको पता चाहिए, यहाँ इनर्स्ट पोटेंशियल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनर्स्ट पोटेंशियल आपने याद रखना है इसमें और इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और ये सारा पैराग्राफ अच्छे तरीके से आपने कर लेना है इसमें। ठीक है, बाकी एक दफ़ा आपने बस रीड आउट कर लेना है। ये वाली 3 डायग्राम्स हैं ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ये भी सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और जो MBBS है उन्होंने इसका अच्छे तरीके से कंसेप्ट ले लेना है और अपने पॉइंट्स में वर्डिंग में उसको लिख लेना है और ये डायग्राम साथ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद समेशन, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, नेक्स्ट पेज पे लिखे वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये भी आप हाईलाइट कर लेंगे, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द न्यूरल इनहिबिशन। इसमें वो इनहिबिशन की ये जो लिखा हुआ ना प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन, इसमें डिफरेंस पूछते होते हैं। तो आपने ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, और इनके डिफरेंस में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं और उनको ही आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है और उसके कंसेप्ट ले लेना है। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी आपने करना है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने सारा जो है वो अच्छी तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। आपको इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक, ये लिखा हुआ है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसका पता होना चाहिए और एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, IPSP और PPSP। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दैन बाकी आपने सारा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ये डेफिनेशन है स्पेशल समेशन की, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये लिखी हुई है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद टेम्पोरल समेशन, इसकी ये डेफिनेशन है, ये जो हेडिंग्स मोस्टली दी होती है ना गाइडलाइन के ऊपर, यही अक्सर MCQ आ जाते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसकी भी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है, ये वाली। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और उसके बाद ये दोनों स्टिमुलेशन लिखी हुई है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। फैसिलिटेशन, ये आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये सिनेप्सिस वाला जो टॉपिक था उसमें भी लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, पूरा पेज याद करना है और अच्छे तरीके से MCQ के साथ आपने याद करना है। ठीक है, जो जिन पे मैंने अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें ये आप भी अंडरलाइन कर लें और इनको जो है वो MCQ के लिए आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस ऑन सिनेप्टिक इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये सारा MCQ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQ में हमेशा आता होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, एस्थेटिक में पूछते हैं। उसके बाद हाइपोक्सिक में ये वाले जो लिखे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, हाँ ड्रग्स लिखे हुए हैं, कैफीन, थियोफाइलिन, ट्यूबरोमीन। ठीक है, ब्रोमाइन, ये जो है टी, कॉफ़ी, कोका, ये सारे जो हैं वो MCQ में आते होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई ये पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को, ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और डिक्रीज़ एक्साइटेबिलिटी कौन कर रहा होता है ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद इनहिबिटरी इफेक्ट जो है ग्लाइसिन का वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। ये भी आपको एक लाइन पता होनी चाहिए। एनेस्थेटिक के बारे में ये आपने सारा एमसीक्यू के लिए ये पूरा पेज जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है, ठीक है, 1 2 3 ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये आपने सारा याद करना है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस में क्या डिफरेंस है, मतलब इनसे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ ये मैंने एमसीक्यूज़ लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट चाहे ले लें। ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एमबीबीएस है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ ये एमबीबीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और बीडीएस के लिए, जैसे कि मिकल सेल्स हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के आप इनका लिखा लेना, ठीक है। ये वैसे आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्साइटेटरी प्रीसिनेप्टिक, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपने पॉइंट बना के छोटे छोटे तो लिख लेने हैं साथ, जो आपको पढ़ा लगे, और बाकी आपने जो है वो कंसेप्ट के लिए पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपने एक शॉर्ट बुक फिरदौस है उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है सारा, मतलब कि डिफरेंट उसमें जो है वो एससीक्यू टाइप लिखा होता है, क्योंकि एमबीबीएस जब प्रॉफ आता है तो प्रॉफ में फिर इतना लंबा लंबा जो है वो नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो एससीक्यू के लिए आपने जो है थोड़ा सा उसको फॉलो कर लेना है, और बाकी आपने पहले नंबर पे गाइडेंस अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बीडीएस है वो शॉर्ट बुक भी कर सकती है, लेकिन उनको एक दफ़ा कुछ टॉपिक्स हैं गाइडेंस के जो कि करना गाइडेंस से ही लाजमी है, ठीक है। जैसा कि सेंसरी सिस्टम के 3 टॉपिक्स हैं, 3 चैप्टर हैं, 46, 47, 48, 49, ये आपने यहाँ से ही करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको अपने साथ शॉर्ट बुक से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक CNS फिजियोलॉजी फेमरिक बुक है वो ले लेनी है। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं मोटर सिस्टम के, वो वाले आपने उधर से देख लेने हैं, ठीक है। तो अच्छे लिखे हुए हैं तो वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। कुछ टॉपिक्स को अपने गाइडेंस से देखने हैं, कुछ आपने फिर दोस्त से देखने हैं, ठीक है। तो आपने जो है आपको हाँ ये 3 और चीज़ें, और रिव्यू फिजियोलॉजी आपने देनी है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।